पार्टनरशिप का रिवीजन क्लास में अपना आज सेकेंड डे रिगार्डिंग गुडविल वैल्यूएशन में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड आई होप याद होगा, जिसमें वी हैव टू मेक अ सिंपल एवरेज ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द गिवन नंबर ऑफ ईयर्स, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एक एमसीक्यू ध्यान में रखना, द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब क्या है। ये लिखा था गुडविल इज टू वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट द पास्ट 4 years से 5 years। तो ये 3 years परचेज है, 2 years परचेज का क्या मतलब है, व्हाट डज दैट डिनोट? दैट गुडविल इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन फॉर सो मेनी ईयर्स, कि जो गुडविल बिजनेस का वो इतना साल एक्सपेक्टेड है कि इतना साल गुडविल रहेगा, या उस फर्म के गुडविल के चलते उतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स फर्म को होता रहेगा उतने साल तक, इवन इफ मैनेजमेंट हैज चेंज्ड हैंड्स। क्या होता है, एक बिजनेस सेल ऑफ हो रहा है, नॉर्मली गुडविल वैल्यूएशन बिजनेस सेल ऑफ के टाइम में ज़्यादा काउंट होता है, तो उसका मतलब ये होता है सिंपल एवरेज करते वक्त या इवन वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त अपने को याद है दैट एवरेजिंग करने से पहले अगर प्रॉफिट्स में कोई एबनॉर्मल आइटम्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट अगर है, दोज आइटम्स विल हैव द इफेक्ट, दोज आइटम्स विल हैव टू बी नलिफाइड। मतलब अगर किसी साल के प्रॉफिट में कोई नॉन रिकरिंग इनकम है या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग या नॉन रिकरिंग, जो बार बार रेकर नहीं होगी, जो बार बार नहीं होगी, या वो हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, तो उस इनकम को माइनस करना होगा। इन जिस साल में वो इनकम इंक्लूडेड उस साल के प्रॉफिट से एवरेजिंग करने से पहले माइनस करना होगा, बिकॉज प्रॉफिट में वो इंक्लूडेड है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, राइट, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये सब। एंड अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है या लॉसेस है, उनको एड बैक करना होगा अगेन बिफोर एवरेजिंग। हाउएवर एज अ मैटर ऑफ शॉर्टकट, अगर 5 साल का प्रॉफिट्स दिया हुआ है, मान लो सिंपल एवरेज निकालना है, मेक श्योर मैं क्या बोल रहा हूं, सिंपल एवरेज निकालना है, 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, एंड बोल देता है कि हर साल के प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड है 5000, एंड सिंपल एवरेज करने के बाद गुडविल वैल्यूएशन करना है। तो हर साल के प्रॉफिट्स अगर 5,500 माइनस करोगे, आपका एग्जाम में टाइम के लिए होगा। उसमें शॉर्टकट है कि 500 साल के प्रॉफिट के पहले एवरेज निकाल लो, फिर उस एवरेज में से एक बार खाली 5,000 माइनस कर दो आप। यू आर सेविंग टाइम इन योर एग्जामिनेशन, व्हाट द पॉइंट। लेकिन इसमें भी एक क्लॉज है, आपको याद होगा क्लासेस में एमसीक्यू शीट में एक सम्स था मेरा कि हर साल के प्रॉफिट में एक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड है, सपोज 5,000, या ये लिखा है दैट नॉन रिकरिंग इनकम इंक्लूडेड है, मेक श्योर द वर्ड नॉन रिकरिंग इनकम इंक्लूडेड है, हर साल के प्रॉफिट है 5,000, बट उसमें से भी 2,000 का इनकम ऐसा है जो रेकर करेगा अभी भी, मतलब होता रहेगा हर साल, तो माइनस हम लोग करेंगे सिर्फ 3,000 गुडविल वैल्यूएशन कर। उसके बाद ये भी याद होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या करते हैं अपने लोग। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में पहले तो खैर एबनॉर्मल आइटम्स और डेबिट और क्रेडिट अगर है तो पहले उनको तो एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। वो करने के बाद या तो वेट्स क्वेश्चन में दे देता है, वेट्स अगर दे देता है तो ध्यान से देख लेना, वही वेट्स यूज करना है, एंड बी केयरफुल इन द एग्जामिनेशन। एक मिराज इफेक्ट होता है, क्या है कि हम लोग को नॉर्मली मान लो 5 साल का प्रॉफिट है, तो सबसे पुराने वाले ईयर का वेटेज 1, then 2, then 3, then 4, then 5। क्वेश्चन में ना कभी कभी नीचे लिख देता है एज्यूमिंग द वेट्स टू बी यूज्ड आर, ठीक है, 1, 2, 4, 3, 5। अभी मैं बोल रहा हूं, आपने सुन लिया अच्छे से, पढ़ते टाइम ना अक्सर ये होता है आंखें उसको 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ती है, बट मैंने क्या बोला 1, 2, 4, 3, 5। बी केयरफुल इन दैट, व्हाट द पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूं, बी केयरफुल। ये बदमाशी कई बार पेपर में कर सकता है, ऐसा होता है। नॉर्मली मान लो सबसे पुराने ईयर का 1, then 2, then 3, 4, 5 अगर कुछ नहीं मेंशन है तो वी मल्टीप्लाई विद द वेट्स, वी गेट द प्रोडक्ट का सम टोटल डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द वेट्स, वी गेट द वेटेड एवरेज, एंड देन वी मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। इसका मैं एक सम रिविजन करा दे रहा हूँ, राइट, जो ऑलरेडी जेटी मैथ से ही है।
सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सम नंबर 4 जो अपने सामने है अभी, हम लोग इसको एक बार सॉल्व कर लेंगे, बेटर रहेगा. कैलकुलेट गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज of the weighted average profits of the last 4 years. The profit last 4 years were 15, 16, 17, 18, 4 साल का प्रॉफिट्स दिया हुआ है. वेट्स असाइंड आर 15 का 1, 16 का 2, 17 का 3, 18 का 4, 1 2 3 4 है. Here separate the following information. On September 1, 2017. अच्छा, ऊपर का जो इन्फॉर्मेशन था कि 15, 16, 17, 18 जब ईयर्स ऐसे दिया है एंड देन वेट्स वी यूज्ड 15, 16, 17, 18, साफ समझ में आ रहा है कैलेंडर ईयर है. इट्स नॉट अप्रैल टू मार्च. साफ समझ में कैलेंडर, अदरवाइज कैलेंडर ईयर नहीं होता, फाइनेंशियल ईयर अगर होता है अप्रैल टू मार्च वाला तो 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19 वैसे दिया हुआ रहता. क्लियर? On September 1, 2017, a major plant repair was undertaken for rupees 30,000, which was charged to revenue. Major plant repairs was undertaken for rupees 30,000, which was charged to revenue. The said sum is to be capitalized for goodwill calculation. Charge to revenue का मतलब PL अकाउंट में चार्ज कर दिया था, बट उसको कैपिटलाइज करना मतलब वो एसेट ट्रीट होना था. बड़ा रिपेयर्स कराए थे. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस. मेजर अगर आपको रिपेयर कराएं जिससे प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ रही है और बढ़ रही है तो उसको कैपिटलाइज करना होता है, तो वो एसेट अकाउंट में ऐड होना चाहिए था, एसेट अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, बट आपने उसको रिपेयर्स अकाउंट में डेबिट कर दिया, पीएल अकाउंट में डेबिट कर दिया, प्रॉफिट कम हो गया. कौन सा ईयर का? 17 का. तो 17 का प्रॉफिट घटा हुआ है तो उसको अपने क्या करना होगा? बढ़ाना होगा. नंबर 1. नंबर 2, ये कब हुआ था? सितंबर में हुआ था. हमारा फाइनेंशियल दिसंबर वाला है. क्या लिखा है? द सेड सम इज टू कैपिटलाइज सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. 2017 में उसके डेप्रिसिएशन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने का चार्ज होगा. 30,000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन 4 महीने का 1,000 रुपया होगा. रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड है इसलिए आपको समझना जरूरी है. नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज करना पड़ेगा. 17 एंड 18 में आपने तो 17 में तो क्या किया? आपने तो उसको पीएल अकाउंट में डेबिट कर दिया, मतलब कि आपने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, बिकॉज आप तो उसको खर्चा मान लिए. अगर आप एसेट मानते तब तो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होता, बट आपने उसको क्या मान लिया है? एक्सपेंस. तो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है, तो डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा प्रॉफिट में से, कि डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया मतलब प्रॉफिट्स बढ़ा हुआ है. 17 के प्रॉफिट में से 1,000 रुपये माइनस होगा, 18 का प्रॉफिट में से 2,900, बिकॉज 30,000 माइनस 1,000. उसका रिटर्न वाले कितना बचा? 29,000 बचा. उसके ऊपर 10%. नेक्स्ट ईयर तो फुल ईयर का चार्ज होगा, 2,900 लेस करना होगा. ये समझ में आ रहा है? सॉल्व करेंगे हम लोग अभी. द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 16 वॉज ओवर वैल्यूड बाई 12,000. 2016 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है. या क्लोजिंग स्टॉक अगर 2016 का ओवर वैल्यूड है, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेते हैं आप. ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में अगर आप क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं तो ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा आता है, बिकॉज क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल इज ग्रॉस प्रॉफिट. तो 16 का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, माइनस करना होगा. एट द सेम टाइम ये भी ध्यान में रखना है, एक साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है. अक्सर स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ पे 2016 करके स्टॉप हो जाता है, वो फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट में चला जाता है, वो ये भूल जाता है दैट 16 का क्लोजिंग स्टॉक 17 का ओपनिंग स्टॉक है. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में लेते हैं. तो 2017 में ट्रेडिंग का डेबिट साइड बढ़ा हुआ था. डेबिट साइड बढ़ा हुआ था इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट घटा हुआ था, तो 2017 के प्रॉफिट में ऐड करना होगा. क्लियर? थर्ड, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ ₹24,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन. To cover management cost and annual charge of ₹24,000 should be made for the purpose of goodwill valuation. हर साल के प्रॉफिट में से 24,000 माइनस करना होगा. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद जो प्रॉफिट्स आएगा वो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट है, उसके ऊपर वेट सप्लाई करेंगे, फिर एवरेजिंग करेंगे, तब जाके गुडविल निकालना है 3 years परचेज. आई थिंक वी शुड डू इट. दो विल बी बिट फास्ट, सारा स्टेटमेंट्स और सब लिखने की जरूरत नहीं है. 2015, 16, 17, 18, ये 4 साल थे ना शायद. प्रॉफिट्स एज गिवन 1,01,000, 124, 1,00,000, 150, राइट? $1,01,000, 124, 1,00,000,
150 ऐड हो जाएगा रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू माइनस करना होगा डेप्रिसिएशन ऑन द अबव, दो 2017 में डेप्रिसिएशन 30,000 इंटू 10% इंटू 4/12 दैट इज 1,000 माइनस होगा। अब यहाँ भी ब्रैकेट में साइन दे देना। एंड 2018 में 29,000 के ऊपर 10% 2,900। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड 2016 में था ना, 12,000 रुपया लेस होगा। एंड ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड 12,000 रुपया ऐड हो जाएगा, माइनस मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। हर साल के मैनेजमेंट एक्सपेंसेस के लिए अलाउ करना है 24,000, हर साल के प्रॉफिट में से 24,000 माइनस होगा। सो अब अपना कितना बचा, इधर हो गया 77,000, दिस इज 88,000, 1,17,000, 123,100। क्लियर। अब वेट सप्लाई करना होगा 15, 16, 17, 18, 77,000, 88,000, 1,17,000, 1,23,100, 1, 2, 3, 4. So this is 77,000, this is 1,76,000, this is 3,51,000, and this one is 4,92,400, राइट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते कैसे, तो वेट्स था, वेट्स इनटू द अमाउंट प्रोडक्ट आ गया, वेट्स का टोटल एंड देन प्रोडक्ट का टोटल। कितना हो रहा है मेरा टोटल, 10,96,400। अभी हम लोग का वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 10,96,400 डिवाइडेड बाई 10, 109640। सो गुडविल वैल्यूएशन कितना होगा, 109640 इंटू 3 ईयर्स परचेज बोला था शायद, शायद 3,28,920, शायद 328,920। एवरीवन, इज इट डन? श्योर। वेटेड एवरेज में ना, अब जैसे ये कर लिए, अब एक बात ध्यान में रखना कि रिवर्स भी दे सकता है इन अ सेंस कि कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ था उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया था, कोई रिपेयर्स का खर्चा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, उसको कैपिटलाइज कर दिया था। इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट से घटाना होगा, पहला चीज। मतलब यहाँ हम लोग जो प्लस किए वहाँ माइनस हो जाएगा। एंड दूसरा बात,
सिंस आपने उसको कैपिटलाइज किया, एसेट ट्रीट कर लिया है, उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया होगा, तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया होगा तो प्रॉफिट घटा हुआ है, बढ़ाना होगा, रिवर्स हो जाएगा. एटलीस्ट नाउ दैट मच यू हैव टू बी अलर्ट इन द एग्जामिनेशन ईयर. कम ऑन, राइट, रिवर्स हो जाएगा वो. अभी यहां पे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड दिया होता है, वहां पे देख लेना ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है या स्ट्रेट लाइन मेथड है. स्ट्रेट लाइन हो तो योर लाइफ वुड बी अ बिट इजी एट इज एग्जामिनेशन हॉल, राइट. ठीक है. नेक्स्ट कम्स सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको याद होगा हम लोग क्या करते हैं कि सुपर प्रॉफिट का पहले बात तो मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट अबव द नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं देन दैट इज कॉल्ड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट. नाउ व्हाट इज दैट, हाउ डू वी कैलकुलेट? बहुत सिंपल. बिजनेस का पिछला 2 साल 3 साल 5 साल का ट्रेडिंग प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, उसका एवरेज करना होगा. और डायरेक्टली एवरेज प्रॉफिट दिए थे, बहुत अच्छी बात है. आपके बिजनेस का मान लो एवरेज प्रॉफिट या तो दिया हुआ है या सब कुछ प्लस डिवाइड बाई 4 5 जो भी है करके एवरेज प्रॉफिट अगर आपका मान लो 5 लाख आ रहा है, एंड आपके बिजनेस का कैपिटल एम्प्लॉयड, आपने अपने बिजनेस में कैपिटल जो लगा रखा है, सपोज दैट इज 6 लाख, sorry, suppose that is 60 lakhs, and normal rate of return in your line of business is say 5%. so 60 lakhs का 5% 3 lakhs. बट आपके बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट कितना है? 5 लाख. आप अपने बिजनेस में एवरेज में प्रॉफिट 5 लाख कमा रहे हैं, बट कंसिडरिंग योर लाइन ऑफ बिजनेस जो अदर कॉम्पिटिटर्स है दे आर नॉर्मली अर्निंग ओनली 5%. and you are having a capital investment of 60 lakhs. So 60 lakh ke 5%, 3 lakhs is a normal profit which you should earn in that line of business, but you're earning 5 lakh. So 2 lakh becomes your super normal profit, super profit, right? However, अगर क्वेश्चन में बोल दें कि पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन भी माइनस करना है या पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन अभी तक माइनस नहीं किया हुआ है या अलाउ फॉर रेम्यूनरेशन, तो वो माइनस करना होगा. सपोज पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन बोल देता है 50,000, तो 2 लाख माइनस 50 और तब आएगा सुपर प्रॉफिट 150. एंड दैट सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल. परफेक्ट. कैपिटल एम्प्लॉयड इज सिंपली एसेट माइनस लायबिलिटीज. कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर दिस पर्पज इज एसेट माइनस लायबिलिटीज, और दैट इज कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. इसके बेस्ड एक दो सम्स कर लेते हैं हम लोग फटाफट, सो इसका रिवीजन हो जाए. नंबर 6, द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय एबीसी फर्म 36,000 per year. The average capital employed in the business by the firm is rupees 2 lakh. The rate of return expected from capital invested in this class of business 10%. The remuneration of the partners is estimated to be rupees 6,000 per annum. Find out the value of goodwill on the basis of 2 years purchase super profits. तो बहुत सिंपल, आपका एवरेज प्रॉफिट दे दिया है कितना 36,000 माइनस आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 2 लाख के ऊपर 10% कितना 20,000 16,000, लेकिन 6,000 रुपया रेम्यूनरेशन, तो कितना बचा हमारा सुपर प्रॉफिट 10,000 इंटू हाउ मेनी ईयर्स 2 years. वैल्यू ऑफ गुडविल कम्स टू 20,000. Is that portion clear? Well, अपना नेक्स्ट नंबर 7 में आओ एक बार. क्वेश्चन नंबर 7 गुडविल वैल्यूएशन से रिलेटेड है. ऑन 1st Jan 2017 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ रुपीज 3,50,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ रुपीज 7,000. आपको पहले ही बताए थे एमसीक्यू के एग्जाम्स में हो सकता है कभी कभी अननेसेसरी अनवांटेड इंफॉर्मेशन देगा जस्ट टू किल योर टाइम, जस्ट टू मेक यू कंफ्यूज्ड, राइट? Assets of 3,50,000 including cash of rupees 7,000. Its creditors amounted to rupees 17,500 on that date. Partners capital amount showed a balance of 2,80,000 while the reserves amounted to 52,500. यहाँ तक का पढ़ के समझ में नहीं आया क्या देना चाहता है. आगे लिखे the normal rate of return is 12%. Goodwill is valued at 63,000. At 3 years purchase super profits. Find the average profits of the firm. मतलब गुडविल का वैल्यूएशन दे दिया है
हमको एवरेज प्रॉफिट निकालने बोला है, मतलब जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, देन वी गेट द सुपर प्रॉफिट। हाँ है ना। यहाँ पे हमको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो बता दिया 12%, बट कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं मालूम है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अभी आपको बताए थे एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो एसेट माइनस लाइबिलिटीज अगर आप करते हो 3,50,000 माइनस क्रेडिट 17,500। कैश एसेट्स में है तो हो ना, भले स्टॉक दे देगा, डेटा दे देगा अलग से, तो क्या फर्क पड़ता है। तो 3,32,500 ये हमारा क्या हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, वहीं पे डाल दो। नेक्स्ट, और वाइस वर्सा कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे आप 2,80,000 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 52,500। आप दोनों सिचुएशन में देखो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ रहा है। पहली बात तो 3,32,500 कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है, हाँ है ना। ये क्या निकला हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। इस समय कैपिटल दिया हुआ नहीं है, गॉट इट, कॉपी कर लिए, चले आगे। अब कैपिटल एम्प्लॉयड जब निकल गया, हमको गुडविल कितना दिया है, गुडविल की वैल्यू 63,000 दिया है, एंड ये 3 years परचेज है, तो साफ समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब सुपर प्रॉफिट कितना है, फिर 63,000 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, बिकॉज सुपर प्रॉफिट इंटू 3 करके आया होगा 63, और डिवाइड बाई 3 कर दिया, हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट में अगर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऐड कर दें, नॉर्मल रिटर्न, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो 3,32,500 हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड था, हाँ या ना, इंटू कितना परसेंट, 12%। $39,900, राइट। तो 60,900 हमारा क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट हो गया हमारा, गॉट इट। नेक्स्ट अपना कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में याद होगा दो होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये भी याद होगा दैट अगर एमसीक्यूज में खाली बोल दे कैपिटलाइजेशन मेथड, आप कोई सा से भी निकालो, दोनों केस में आंसर सेम आता है। कोई सा मतलब कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट से निकालोगे तो भी आंसर सेम आएगा, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालोगे तो भी आंसर सेम आएगा, दोनों मेथड। यस, कैपिटलाइजेशन ही एक ऐसा मेथड है जिसमें आप कोई सा मेथड से निकालो, मींस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, वी गेट द सेम आंसर, राइट। नाउ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग कैसे निकालते हैं, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल इज इक्वल्स टू व्हाट, सुपर प्रॉफिट बाय द रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, दैट इज super profits are to be capitalized at the normal rate of return, and यही अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से देखते हैं तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में पहले क्या होता है, पहले बिजनेस का कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाला जाता है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस पहले निकाला जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस पहले निकालते हैं अपने, वो कैसे निकाला जाता है, मतलब सिंपल, दिस इज कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट। पहले एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, मतलब एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, ये कैपिटलाइज वाले बिजनेस आ जाएगा। इसमें से माइनस क्या करते हैं, बिजनेस का एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यू आप इस मेथड से निकालो या इससे ये निकालो, दोनों केस में आंसर सेम आएगा, क्लियर। लेट अस सॉल्व विद क्वेश्चन नंबर 8। Business earned an average profit of 3 lakh in the last few years, and the normal rate of return in a similar type of business is 12%. Asset the value of goodwill by capitalization of average profit method, given that the value of net assets is nothing but capital employed, right?
Net assets means asset minus liability, that is capital employed, is 1,85,000. So it's simple. कैपिटलाइज वाले बिजनेस पहले कैसे निकालेंगे? 30,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, दैट इज हाउ मच? 2,50,000 आएगा शायद. एंड ये 2,50,000 माइनस 1,85,000 बिजनेस में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 65,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल. एनी क्वेश्चंस? श्योर? इस मेथड में ईयर्स ऑफ परचेज नहीं होता, वो सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट. उसमें यहाँ पे आप कैपिटलाइजेशन बेसिस पे जा रहे हो आप, तो यहाँ पे ईयर्स ऑफ परचेज की बात नहीं आती है. यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे अगर आपके बिजनेस में सपोज आप यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहे हो 30,000, ठीक है, और आप जिस लाइन ऑफ बिजनेस में हो उस लाइन ऑफ बिजनेस में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब बाकी लोग कमा रहे हैं 12%, तो ये बाकी लोग 12% कमा रहे हैं, ठीक है, आप 30,000 रुपया कमा रहे हो. तो उस दो फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, तुम्हारे बिजनेस में कैपिटल होना चाहिए 2.5 लाख, 2,50,000, बट तुम तो खाली 1,85,000 टैंजिबल कैपिटल लेके काम कर रहे हो. तो बाकी 65,000 इज समथिंग इनटैंजिबल विच इज अ फोर्स बिहाइंड योर बिजनेस, दैट इज नथिंग बट गुडविल. इसका लॉजिक ये होता है, राइट? इसीलिए इसमें ईयर्स ऑफ परचेज नहीं होता है. क्लियर? सेम लॉजिक गोज विद द कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट? नंबर 9, गुडविल का वैल्यू निकालना है अकॉर्डिंग टू द सुपर प्रॉफिट मेथड. तुम्हारा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना आ रहा है? 420 इज अ कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट? और द नेट एसेट्स. नाउ एवरेज प्रॉफिट इज 90,000 माइनस 420 का 15%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 63,000, 27,000 क्या कहलाएगा? सुपर प्रॉफिट. तो 27,000 सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100, 27,000 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100 कितना हो रहा है? 1,80,000. देयर इज अ वैल्यू ऑफ योर गुडविल. क्लियर? नेक्स्ट. अब इसको आप चाहें तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी करके देख सकते हैं. कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है? 90,000 है. उसका 15% रेट से कैपिटलाइज करो अब, तो 90,000 बाई 15 इंटू 100 6 लाख हो रहा है, हाँ या ना? कैपिटलाइज वाले बिजनेस 6 लाख में से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? 420 माइनस कर दीजिए, गुडविल कितना आ रहा है? 1,80,000. आया कि नहीं? हमने क्या कहा था? एक ही सम्स का दोनों मेथड से करो, आंसर एक ही आएगा. इज इट पोर्शन क्लियर? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एडमिशन या रिटायरमेंट, एनी ऑफ द केसेस में थोड़ा सा इलस्ट्रेशन नोट कर लो ना रिगार्डिंग दिस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, बिकॉज इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है लोगों को. इसको अपने क्लियर कर लेते हैं. सपोज इन द बैलेंस शीट on the asset side we have investments to the extent of 5 lakhs, and the liability side we have an investment fluctuation reserve of 30,000. ठीक है. अब इन डिफरेंट सिचुएशंस क्या क्या हो सकता है, ऑप्शंस दिया हुआ, मतलब ऑप्शन सपोज कुछ और नहीं बोला है, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन. अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो तब क्या करेंगे? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स क्या है, या कुछ भी नहीं लिखा. परफेक्ट. हम लोग मान लेंगे दैट इन्वेस्टमेंट्स का ये जो बैलेंस शीट है, इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस में जो वैल्यू होता नहीं हमेशा ये बुक वैल्यू, दैट इज नथिंग बट द कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है. जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ होता है? मार्केट प्राइस का. इन्फॉर्मेशन तो क्या चीज़ होता है? मार्केट प्राइस का होता है. कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग मान लेंगे मार्केट प्राइस 5 लाख ही है. तो 30,000 का जो रिजर्व है फ्लक्चुएशन के लिए, जो रिजर्व बना के रखा है, वो एक्स्ट्रा रिजर्व है, बिना मतलब का रिजर्व पड़ा है, उसको हम क्या करेंगे? पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. क्लियर? इन द ओल्ड PSR. क्लियर है? सो इन दिस केस वी विल डिस्ट्रीब्यूट IFR in old PSR. Distribute IFR
इन ओल्ड PSR। हाउएवर अगर यहां पे ये बोल देता है दैट बुक वैल्यूज वेयर टू बी रिमेन अनचेंज्ड, तब क्या करेंगे? बैलेंस शीट में वैल्यूज को चेंज नहीं करना है, तो डिपेंड करता है एडमिशन है या रिटायरमेंट है क्या है। तब एनीवेज कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा वो क्या होगा? क्रेडिट। गेनिंग वाला पार्टनर क्या होगा? डेबिट। 30,000 में जितना शेयर ऑफ गेन है, जिसका गेन हो रहा है वो डेबिट हो जाएगा, जिसका सैक्रिफाइस हो रहा है वो उतना क्रेडिट हो जाएगा। वो कब होगा? इफ बैलेंस शीट वैल्यूज आर टू रिमेन अनऑल्टर्ड, तब। क्लियर? ये पहला सिचुएशन क्लियर है, नो द इंफॉर्मेशन। तो डिस्ट्रीब्यूट IFR का जर्नल एंट्री क्या होगा? IFR डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो, सिंपल, चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को भी? फर्स्ट सिचुएशन नहीं। सेकेंड, सेकेंड मान लेते हैं कि मार्केट वैल्यू, अच्छा पहला वाला जो नो अदर इन्फॉर्मेशन, तो हम लोग ये किए, हम लोग क्या मानते हुए किए कि मार्केट वैल्यू कितना मान लेंगे? जो बैलेंस शीट वैल्यू मतलब कितना? 5 लाख। अब अगर इन्फॉर्मेशन में बोल देते मार्केट वैल्यू 5 लाख है, तो भी तो सेम इफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू अगर मान लो 4,82,000 देता है, मार्केट वैल्यू अगर 4,82,000 देता है तो हमारे पास इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस 5 लाख एंड मार्केट प्राइस 482, डिफरेंस कितना हो रहा है? 18,000। रिजर्व हमारे पास है 30,000, तो IFR एक्स्ट्रा कितना हमारे पास? 12। तो IFR पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा? 12, और 18,000 IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 18,000, सो दैट नया बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 482, और 12,000 रुपया जो एक्स्ट्रा IFR है वो ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका हम लोग एंट्री पास करें अगर IFR डेबिट कितना? 30,000 टू इन्वेस्टमेंट 18,000, 482 अमाउंट बोला हूँ 482, टू पार्टनर्स कैपिटल 12,000 ब्रैकेट में ओल्ड PSR। कोई दिक्कत नहीं शायद। थर्ड सिचुएशन, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अगर 4,55,000, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 4,55,000, तब IFR डेबिट कितना हो जाएगा? 30,000, लेकिन हमारा वैल्यू कितना कम हुआ है? 45,000 कम हो गया है ना। बैलेंस शीट वैल्यू कितना? 5 लाख है, और 455 करना है, तो वैल्यू कितना कम हो रहा है? 45। हमारे पास रिजर्व कितना है? खाली 30 है, तो रीवैल्यूएशन में डेबिट कितना करेंगे? 15, टू इन्वेस्टमेंट कितना? 45। हाँ, ये अलग बात है दैट रीवैल्यूएशन का जो बैलेंस बचेगा वो बाद में कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट हो जाएगा इन देयर ओल्ड PSR, हाँ या ना? तो इन दैट केस MCQs में आपको ये भी ध्यान में रखना होगा दैट हो सकता है ऑप्शन ये दिया रहा है IFR डेबिट पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ये भी तो हो सकता है, वो भी राइट होगा। समझ में आ रहा है? फोर्थ ऑप्शन हो सकता है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा दे दी, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मान लो 520 दे दिया, तब क्या करेंगे? तो IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट करना है क्या? तो IFR डेबिट पे क्या करेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो में, हाँ या ना? कितना रुपया? पूरा 30,000, और 20,000 रुपया जो वैल्यू बढ़ रहा है वो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट डेबिट टू
रीवैल्यूएशन 20,000, ये ध्यान में रखना था, रीवैल्यूएशन का अल्टीमेट बैलेंस किस में जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में। तो इस केस में हो सकता है एमसीक्यूज में ये भी पूछ ले दैट अल्टीमेट इफेक्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 50,000 का जाएगा, हाँ है ना। अल्टीमेट इफेक्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा कितना से, 50,000 से बढ़ेगा इन द ओल्ड पीएसआर। क्लियर है, ये होता है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। एनी क्वेश्चंस?